हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम हमारा 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 7 जो कि सेल डिवीजन है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये चैप्टर में आपने आपके प्रीवियस ईयर जैसे 10th स्टैंडर्ड में लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में भी कुछ आपने लास्ट के टॉपिक सच एस माइटोसिस और मियोसिस करके पढ़ा होगा, ठीक है। जिसमें बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सिर्फ 11th स्टैंडर्ड के लिए नहीं, इवन आगे के जो बैचलर्स होते हैं, जो 12th स्टैंडर्ड के भी लोग हैं, उनको भी सेल डिवीजन के ऊपर जानना जरूरी है, बिकॉज उनके रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स कनेक्टेड होते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें आपके 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक्स को बांटा गया है। ये एग्जैक्टली आपके टेक्स्ट बुक के जस्ट इन नोट्स फॉर्म में है। ओके, तो आइए सबसे पहला देखते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट की क्या दिया है। इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि एक ह्यूमन लाइफ की बात करें, चाहे किसी भी एक लाइफ की बात करें, तो वो सबसे पहला कैसे स्टार्ट होता है, जाइगोट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लाइफ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जाइगोट, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कभी भी जब एक स्पर्म और एक ओवम फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूजन करेंगे, तो उसके बाद जो सबसे पहला सेल डेवलप होता है वो कौन सा होता है, जाइगोट का होता है। ओके, अब ये जाइगोट कंटिन्यू क्या करेगा, डिवाइड करेगा, करते जाएगा और एक पूरा ह्यूमन बॉडी या कोई एक एनिमल बॉडी क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाता है। मतलब क्या कि ग्रोथ टोटली कब डिपेंडेंट था, जब वो सेल क्या होते रहा या डिवाइड होते रहा। तो सेकंड पॉइंट आपको यही डिनोट करना चाहते हैं कि जो ग्रोथ होता है वो टोटली किस पे डिपेंडेंट होता है, आपके सेल डिविजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यही आगे की बात करें तो आपको सेल थ्योरी जो सबसे इंपॉर्टेंट दी गई है, ये अभी 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर 5 जो कि सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर भी ये बात कहा गया था कि कभी भी जो आगे आने वाला सेल है वो किसकी वजह से आएगा, जब पहले से कोई सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि सेल डिवीजन बेसिकली क्या है, कोई सेल है, अगर वो डिवाइड हुआ तो दो सेल आ गया, मतलब एक और नया सेल आया। सो इसमें आपको टर्म्स क्या लिख के दिया है कि एवरी सेल अराइजेस, हर सेल तभी अराइज होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है, ठीक है। जब भी प्री एग्जिस्टिंग सेल अपने आप को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाता है, नए सेल्स आते जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जो कि शायद में भी आपको लिख के दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब ये एक टर्म दिया गया है जो बेसिकली सेल थ्योरी में था, जो बोलना चाहता था कि हर एक आने वाला सेल कब आता है, जब कोई पुराना सेल प्रेजेंट हो। ओके, इसी तरह आगे बात करते हैं हमारे पास जो कि सेल साइकिल है। सेल साइकिल में आपको क्या बोलना है मेन इसमें, कि सेल साइकिल एक पूरा सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं या सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, जिसके अंदर सेल अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। बेसिक आप डायग्राम से देख सकते हैं इसके अंदर आपको कैसा दिया आपके बुक के अंदर, कि यहाँ पे आपको बोला है कि एक सबसे बड़ा फेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस में हमारे पास G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस होते हैं। ये इंटरफेस होता क्या है, इंटरफेस के टाइम में कभी भी डिवीजन नहीं होता सेल का, लेकिन डिवीजन करने के लिए जो चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए वो सारी हो जाती है। सच है, अगर बात करें हमको क्या करना पड़ता है जब सेल को डिवाइड करना है, तो दोनों सेल को इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर कंटेंट देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज को डेवलप करने का जो टाइम होता है उसको बोला जाता है इंटरफेस टाइम, ठीक है। तो इंटरफेस पूरा आपका आ जाएगा जिसमें सेल रेस्ट भी करता है डिवाइड हो जाने के बाद, और फिर ग्रोथ करने के लिए सारा प्रिपरेशन मटेरियल बनाता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड फेज होता है जिसको एम फेज बोलते हैं। एम कैन बी माइटोसिस और इट कैन बी मियोसिस। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी एम फेज स्टार्ट होता है, मतलब एक बार सारा का सारा चीजें बन गया, ठीक है। हमारे पास जैसे अगर कोई हमको मान लेते हैं डिश बनानी, तो उसके लिए हम लोग पहले प्रिपरेशन करते हैं। तो ये जो प्रिपरेशन हो गया तो अब डिश बनाने जाएंगे ना, तो प्रिपरेशन स्टेज को हमने बोला इंटरफेस। अब जब डिश बनाने का टाइम आता तो उसको हमने क्या बोला, एम फेज। अब एम फेज कैन बी ऑफ माइटोसिस और इट कैन बी ऑफ मियोसिस। मतलब यहाँ से माइटोसिस भी बिगेन हो सकता है और मियोसिस भी बिगेन हो सकता है, ठीक है। जिसको अभी इतना ज्यादा क्लियर अप नहीं, हम आगे थोड़ा और देखेंगे तो समझेगा माइटोसिस और मियोसिस होते क्या। ओके, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंटर्स में बोला गया है। तो सबसे पहला दो फेज में ये चीजें डिवाइड होती है आपकी पूरी की पूरी सेल साइकिल, ठीक है, जिसमें पहला सबसे आता है स्टेप नोन एज इंटरफेस। इंटरफेस के टाइम पे जो सेल होता है वो रेस्टिंग कर रहा होता है और इवन अपना क्या कर रहा होता है, ग्रोथ कर रहा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो जो भी इंटरफेस होता है वो कौन से दो स्टेजेस के बिटवीन है। तो बेसिक कभी भी क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे आपको बना के बताऊँ ड्रॉ करके, एक सर्कल रहेगा जैसे एक सेल साइकिल चलता है, ठीक है, जिसमें से आपका मैक्सिमम सबसे बड़ा फेस होता है आपका इंटरफेस, ठीक है। इसको मैं आई से डिनोट कर देता हूँ, दिस इज योर इंटरफेस। तो इंटरफेस सबसे बड़ा फेस होने वाला है, और उसके बाद जो दूसरा फेस होता है वो आपका जो बचा कुचा पार्ट होता है वो होता है आपका एम फेस, ठीक है। एम फेस में एक्चुअल क्या होता है, एम फेस में आपका एक्चुअल माइटोसिस या मियोसिस, मतलब सेल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, आपका सेल डिवाइड होगा, लेकिन इंटरफेस में नहीं होता, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इंटरफेस किसके बिटवीन पे है, एक सेल डिवीजन जब हो जाता है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया तो इंटरफेस चालू होता है, वापस से एक और सेल डिवीजन होगा, मतलब वापस इंटरफेस चालू होगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि मे बी इंटरफेस जो है वो क्या है, दो सेल डिवीजन के क्या होता है, इन बिटवीन होता है। तो यही चीज आपको लिख के दिया है कि इट इज अ स्टेज बिटवीन द टू सेल डिवीजन, ठीक है। वापस मैं आपको बोल देता हूं कि आपका इंटरफेस सबसे पहला है, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, एक आपका एम फेस आ गया, मतलब डिवीजन फेस आया।
तो डिवीजन फेज फिर इंटरफेज, मतलब इंटरफेज के बाद वापस डिवीजन आ जाएगा, तो मतलब दो एम फेज के बीच में कौन होता है आपका एक इंटरफेस होता है। तो वही बोला गया इट इज अ स्टेज बिटवीन द टू सेल डिविजन। ओके, क्योंकि टू सेल डिवीजन क्यों, क्योंकि आपका एक्चुअल डिवीजन किस में होता है, जाके एम फेज में होता है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, या मेन बात है कि ये जो दो फेसेस है जिसमें से इंटरफेस कैसा फेस होता है, इट इज अ लॉन्गेस्ट फेस। सबसे बड़ा फेस कौन सा फेस होता है आपका, लॉन्गेस्ट फेस आपका कौन सा है, इंटरफेस है। ठीक है, क्योंकि आपका एम फेस अराउंड 1 से 3 घंटे का चलता है, लेकिन बाकी जो बचा, क्योंकि एक सेल डिवीजन होने के लिए, ये एक सेल साइकिल कंप्लीट होने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लगते हैं, मतलब एक दिन लग जाता है एक सेल डिवीजन होने के लिए, जिसमें से जो एम फेस है वही कम से कम 1 to 3 आवर्स ले जाता है। तो बाकी जो बचा कुछ फेस होता है वो किसका फेस होता है, इंटरफेस होता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि इट इज अ हाईली एक्टिव स्टेट विच शो द प्रिपरेशन ऑफ द सेल डिवीजन। मैंने आपको कब से वही कहा कि इंटरफेस बेसिकली क्या होने वाला था, इंटरफेस था रेसिपी का सामान इकट्ठा करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सेल बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव रहेंगे इस टाइम पे इंटरफेस में, और ये लोग क्या करेंगे, अपने सेल को डिवीजन करने के लिए पहले प्रिपरेशन करेंगे, मतलब वो सारी चीजों का क्या करेंगे, डेवलप करेंगे ताकि दो सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर जो सेकंड फेज है वो कौन सा फेज है हमारे पास, एम फेज। एम फेज कब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इट इज योर एक्चुअल डिवीजन, यहीं पे आपका मेन डिवीजन स्टार्ट होता है, जिसमें अगर पहला बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है आपकी कुछ चीजें, सच एस ये आपका माइटोसिस इन्वॉल्व करता है, ये मियोसिस इन्वॉल्व करता है। ठीक है, और थोड़ा आगे हम जानेंगे माइटोसिस मियोसिस क्या है। माइटोसिस बेसिकली कैसा होता है कि आपका जो सेल है वो इक्वली डिवाइड हो जाए, नोन एज माइटोसिस। और अगर सेल मतलब कैसा कि प्रॉपर इक्वल डिवीजन ना हो, यहाँ पे कैसा रिडक्शनल डिवीजन हो, मतलब अगर आपके बॉडी में 46 क्रोमोसोम है तो वो हाफ होके 23 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, इसमें क्या बोला गया है कि बेसिकली ये जो माइटोसिस और मियोसिस है ये दोनों ही अपने अंदर क्या कंसिस्ट करते हैं, ये दो सब फेसेस को, जिसको हम बोलते हैं काइरोकाइनेसिस एंड अनदर वन इज साइटोकाइनेसिस। वेयर इज द काइरोकाइनेसिस स्टैंड फॉर, काइरो स्टैंड फॉर न्यूक्लियर और न्यूक्लियस, काइनेसिस स्टैंड फॉर डिवीजन। मतलब यहाँ पे कहना चाहता है कि जो डिवीजन होगा वो किसका होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस का होगा। ठीक है, अगर आप माइटोसिस में भी पढ़ेंगे तो सबसे पहला न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद जाके पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इसलिए कभी भी सबसे पहला काइरोकाइनेसिस आता है, सेकंड आपका आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस क्या, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ओके, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको क्या बोला गया, इंटरफेस जो होता है, अगर मैं बात करूं तो ये एम फेस तो पूरा एक चला गया मेरा। ठीक है, ये पूरा मेरा एम फेस चला गया। अब जो मेरा इंटरफेस होता है, इंटरफेस में टोटल और 3 सब फेसेस होते हैं, मतलब फेसेस के अंदर भी फेसेस। ठीक है, इंटरफेस के अंदर जो सबसे पहला फेस होता है उसको हम बोलते हैं G1 फेस। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला। उसके बाद जो दूसरा फेस आता है वो होता है हमारा S फेस। ओके, उसके बाद जो हमारा तीसरा होता है वो हो गया हमारा G2 फेस। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल इंटरफेस के अंदर भी आप देखोगे तो 3 फेसेस क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, और एक खाली हमारे पास क्या होता है, एम फेस होता है। ओके, तो आइए जानते हैं इसमें क्या दिया है कि 3 सब फेसेस में सबसे पहला कौन सा फेस है, G1 फेस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फेस है, ये G1 फेस। इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट गैप पीरियड, मतलब डिवीजन होने के बाद जो सबसे पहला गैप लिया जाएगा उसको आप क्या बोलते हो, G1 फेस बोलते हो, या फर्स्ट गैप पीरियड बोलते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पे स्टार्ट आफ्टर द सेल डिवीजन, मतलब क्या, जैसी सेल डिवीजन हुआ वैसी आपका G1 फेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वही बोला गया स्टार्ट आफ्टर द सेल डिवीजन। आगे आपको क्या बोला गया, अब ये स्टार्ट होता है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही होती है, तो इट परफॉर्म द सिंथेसिस ऑफ, कुछ चीजों को ये प्रोडक्शन करता है। सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, फॉर्मेशन करता है, जैसे किन चीजों का, सबसे पहला अगर बात करें तो प्रोटीन का, सेकंड बात करें तो आरएनए का, थर्ड बात करें तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या अदर कोई मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, अब ये प्रोटीन, आरएनए, मेम्ब्रेन वगैरह क्यों बनाना जरूरी था, देखो अभी सेल डिवाइड हुआ, अब सेल डिवाइड हुआ तो अब उसको उसका एमआरएनए बना के कुछ अदर प्रोटीन्स बनानी पड़ेगी, उसके मेम्ब्रेन पे कुछ अलग क्वालिटीज देनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे अगर बात करें तो उसको बहुत सारे टाइप के आरएनएस बनाने पड़ेंगे, और आरएनए से आपका क्या बनने वाला है, एमआरएनए, आरएनए, सबसे क्या बनेगा, टीआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो जब सेल डिवाइड हो जाता है तो उसको अपने आप के अंदर ग्रो करने के लिए वापस क्या चाहिए रहता है, वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट, प्रोटीन वगैरह चाहिए रहते हैं, इसलिए यहाँ पे G1 फेस में ये सारी चीजों का सिंथेसिस चालू हो जाता है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि अब हमको ये सेल को आगे जाके डिवाइड करवाना है, तो यहाँ पे सेकंड स्टार्ट हो जाता है आपका S फेस। यहाँ पे भी एक्चुअल डिवीजन नहीं चालू है, अभी भी प्रिपरेशन चल रही है। तो S फेस में क्या होता है, S फेस में सबसे पहले आपको बोला गया है कि यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, मतलब क्या होगा कि डीएनए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा टोटली फॉर्म होगा। ओके, आगे बात करें यहाँ पे क्या चालू हो जाएगा, यहीं पे डीएनए का रेप्लिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। क्यों रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि अब डिवीजन अगर मुझे करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे डीएनए को डबल करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसलिए बोला गया यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो चुका है, अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा डीएनए का। हम डीएनए का रेप्लिकेशन तभी करते हैं जब हमको क्या करना होगा, माइटोसिस या सेल डिवाइड करने का काम करना होगा। चलिए आगे बढ़ते, इसमें क्या बोला है कि डीएनए पर सेल्स डबल, मतलब क्या, हर एक सेल के अंदर अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ऐसा एक सोमेटिक सेल है और यहाँ पे कहीं न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, अगर मेरे पास यहाँ पे टोटल 46 क्रोमोसोम है तो ये 46 सीधा डबल होके कितना हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, हर सेल वो हर सेल जिसको डिवाइड करना है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने क्रोमोसोम नंबर को या अपने डीएनए कंटेंट को क्या करना पड़ता है, डबल अप करना पड़ता है। तो यही चीज बोला गया है कि डीएनए हर सेल के लिए क्या हो जाता है, फिर डबल हो जाता है। सर हम तो फिर अब नॉर्मल हो गए ना, 92 क्रोमोसोम, भाई बहुत ज्यादा होता है ये। लेकिन इसमें मेन क्या था कि ये सारी चीजें कंट्रोल्ड वे में होती है, ऐसे ही नहीं होती है। इसमें अगर एक बार 92 हो गया तो उसको क्या किया जाता है, प्रॉपरली 2 अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं बोलूंगा कि न्यूक्लियर कंटेंट ही इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इवन जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो भी क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जहां पे हर जगह पे माइटोकॉन्ड्रियाज को डबल कर लेता है ये सेल, इवन अदर जो भी सेल ऑर्गेनल है वो सब इसके अंदर पहले वाले में क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे इनका क्या हो जाएगा, सेपरेशन होके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दोनों डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। जो कि हम आगे देखेंगे अभी हमारे माइटोसिस और मियोसिस वगैरह जैसे पार्ट्स में। तो यहाँ पे आगे समझते कि इसमें क्या बोला गया, डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। इवन यहाँ पे सिंथेसिस होती है कुछ हिस्टोन्स प्रोटीन की। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, अब मेन जानते हैं इसके बारे में भी। हिस्टोन प्रोटीन मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहता है कि हिस्टोन ऐसा प्रोटीन होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर डीएनए क्या हो पाता है, बाइंड हो पाता है। देखो अगर बात करूँ ना, ये जो मेरा एक सेल है ना, ये एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, सेल आपको पता है नेकेड आई से दिखता नहीं है, ठीक है, जिसको माइक्रोस्कोपिक के अंदर देखना पड़ता है, इतना ज़्यादा छोटा है। अब उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए कंटेंट है, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, ये डीएनए कंटेंट है, ये अप्रॉक्सीमेट 2.2 मीटर जितना लंबा है। 2.2 मीटर समझता है, 1 मीटर इतना होता है, तो 2.2 मीटर क्या हो गया, सीधा उसका डबल। तो इतना बड़ा न्यूक्लियस इतना बड़ा डीएनए कंटेंट इतने छोटे न्यूक्लियस में कैसे फिट हुआ। तो कैसे किया जाता है कि बेसिक जो डीएनए होता है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, बिकॉज उसके ऊपर होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप होता है। अब मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये जो डीएनए है ये नेगेटिव चार्ज वाला है, और जो हिस्टोन होता है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हिस्टोन हमारा ये एक हिस्टोन मॉलिक्यूल है, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। अब यू ऑल्सो नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो जैसे ये अट्रैक्शन होगा तो ये जो डीएनए का आपका स्ट्रैंड था नेगेटिव चार्ज वाला, ये उसके ऊपर ऐसा कॉइल्ड हो जाता है, ठीक है। और ये अट्रैक्शन की वजह से डीएनए जो इतना बड़ा साइज का होता है वो कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटे साइज का हो जाता है उसके कॉइलिंग करने की वजह से। तो यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है वो डीएनए को अपने ऊपर व्रैप करने के लिए क्या करता है, मदद करता है, ताकि एक बहुत बड़े साइज के डीएनए को एक छोटे से कंटेंट में हम लोग पैक कर पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट फेज है हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस के अंदर, वो है G2 फेज, ठीक है। G2 फेज इज ऑल्सो नोन एज अ सेकेंड गैप पीरियड। मतलब इतना सब सिंथेसिस करने के बाद, रेप्लिकेशन करने के बाद, अब जो थोड़ा और गैप पीरियड लिया जाएगा सेकेंड टाइम पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड गैप पीरियड, ऑल्सो नोन एज G2 फेज। अब यहाँ पे क्या होने वाला था कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा है न्यूक्लियस इंक्रीज इन वॉल्यूम। मतलब क्या कि आप देखो भाई, आपको मैं पहले बोला, पहले 46 थे, अब वो रेप्लिकेट हो गए 92 हो गए, समझ रहे आपको, 92 मतलब जगह ज्यादा लेगा। अब इतना भी जगह तो होता नहीं न्यूक्लियस में, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज थोड़ा धीरे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली एकोमोडेट कर पाए जो 92 क्रोमोसोम्स होते हैं। वही आगे बात करते हैं हमारे पास कि यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी आप बढ़ाओगे तभी क्या हो सकता है, डीएनए का प्रॉपर तरीके से रेप्लिकेशन हो सकता है। और कोई भी अगर एरर आ गया है, मतलब कोई अगर गलती हो गई रेप्लिकेशन के टाइम पे, तो उसको भी सही किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो सेल डिवीजन को यहाँ पे रोका जाएगा, सही किया जाएगा गड़बड़ को, उसके बाद आगे भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट बात करते हैं, सिंथेसिस भी कुछ करेगा ये चीजों का, जैसे कुछ प्रोटीन्स का करेगा, कुछ आरएनए का करेगा, और इवन सेंट्रोल्स का करेगा पैड्स में। मतलब टोटल 2 सेंट्रोल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बेसिक क्या करते हैं, सेल डिवीजन या इंटरफेस को कंप्लीट करने का काम करते हैं। जहाँ पे एक सेल क्या करेगा, अपने अंदर प्रोटीन्स आरएनए का सिंथेसिस करेगा, और क्या करेगा, सेंट्रियोल्स को भी सिंथेसाइज करेगा, वो भी पैड्स में। क्योंकि सेंट्रियोल्स का बेसिक काम होता है कि सेल्स के क्रोमोसोम को पुल करके अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाया जाए, और उसके बाद पूरे सेल को क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। तो सेंट्रियोल्स का होना ही ना पैड्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की बात करें तो हमारे पास, जो कि आपका 7.2 का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड देयर इज अ लास्ट वन इज मियोसिस,
ठीक है, ये 3 टाइप के हमारे पास सेल डिवीजन होते हैं। अब इसमें जानते हैं कि पहला सबसे ए माइटोसिस क्या होता है, ये तो नया सुना गया अभी। ए माइटोसिस होता है, इट इज अ डायरेक्ट डिवीजन। डायरेक्ट डिवीजन मतलब क्या, कि कोई तो एक पेरेंट बॉडी होगी, उसके अंदर न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, थोड़े डिवाइड होंगे और पूरा सेल बॉडी के साथ ही डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपने अमीबा, यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर आपने देखा है, पैरामीशियम वगैरह में, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक बाइनरी फिजन होता है, बॉडी बी से डिवाइड होकर क्या हो जाती है, 2 पार्ट में टूट के अलग हो जाती है, नोन एज ए माइटोसिस। और माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस में पहले सेल्स क्या करते हैं, अपने अंदर ये पूरा फेसेस कंप्लीट करते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसके बाद वो क्या करते हैं, M फेज में एंटर करते हैं, उसके बाद वहां पे क्या होता है, डिवीजन चालू होता है, जो कि प्रॉपरली उसका बॉडी डिवाइड नहीं हो गया, यहाँ पे चीजों को डबल अप करके फिर एक सेल को डिवाइड होते होते वो सारा कंटेंट दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है आपका माइटोसिस में। वही अगर मियोसिस की बात करें तो यहाँ पे अगर क्रोमोसोम 46 है तो वो हाफ होकर कितना हो जाएगा, 23। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे जो आपके टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन है वो टोटल 3 टाइप के होने वाले थे। यहाँ पे एक है ए माइटोसिस, जिसको हम डायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी क्या हो जाती है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पूरा टोटली डिवाइड होकर क्या हो जाता है, 2 अलग अलग बॉडी फॉर्म हो जाती है। तो ये ज्यादातर किसके अंदर देखने मिलता है, यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर देखने मिलता है, जो भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, पैरामीशियम वगैरह उनके अंदर। आगे बात करें तो एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी के सेल्स धीरे धीरे बहुत ओल्ड हो रहे हैं, एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, कैंसर सेल वगैरह जो होते हैं वो इसी तरीके से क्या करते हैं, कंटिन्यू डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे पास जो बहुत ज्यादा पुराने सेल्स हो गए, उनके अंदर भी इतनी कैपेसिटी प्रॉपर नहीं होती है कि वो इक्वल तरीके से डिवाइड हो पाए, तो कभी कभी अनइक्वल डिवीजन कर देते हैं, जिसको हम ए माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको आप अनइक्वल डिवीजन भी बोल सकते हो कुछ हद तक का। आगे बात करें तो यहाँ पे कैसा है कि फीटल मेम्ब्रेन सेल्स, मतलब क्या, जो फीटस के ऊपर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है ना, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, योग सैक का मेम्ब्रेन होता है, तो ये सारे मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए जो सेल्स डिवाइड होते हैं ना, वो भी ए माइटोसिस के जरिए होते हैं। ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा फास्ट डिवीजन होता है, इसलिए फीटल मेम्ब्रेन के ऊपर जल्दी जल्दी मेम्ब्रेन बनाने के लिए ए माइटोसिस का तरीका चलता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपके लिए क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस को इसमें क्या बोला गया, इट इज अ इनडायरेक्ट डिवीजन, मतलब पहले सारी चीजों का डबल अप किया जाएगा, उसके बाद डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसमें ए माइटोसिस में प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ डबल नहीं करते, साइटोप्लाज्म टूट के 2 में बदल जाता है, लेकिन इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को भी डबल किया जाता है, उसके बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं कि बेसिकली ये इनडायरेक्ट डिवीजन है, या इसको आप इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हो, बिकॉज इक्वली चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आगे बात करें तो ये आपको किस में देखने मिलता है, इट कैन बी सीन इन हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो एंड इट कैन बी सीन इन डिप्लॉइड सेल्स ऑल्सो। मतलब अगर एक स्पर्म सेल्स की बात करें जो कि हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, मींस इट कंटेन 23 क्रोमोसोम्स, तो जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो माइटोसिस करके अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एट अ टाइम आपको पता है कि जो स्पर्म सेल्स प्रोडक्शन होते हैं पर इजैकुलेशन में वो 200 to 400 मिलियंस होते हैं। तो मतलब ये जो डिवीजन हुआ है, ये इतने सारे नंबर्स बने, वो किसकी मदद से बने रहेंगे, माइटोसिस। सो माइटोसिस हैप्लॉइड पे भी हो सकता है, इवन माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स पे भी हो सकता है। डिप्लॉइड सेल मतलब जो हमारे बॉडी के सोमेटिक सेल होते हैं, 46 क्रोमोसोम कंसिस्ट करते हैं, वो भी इसी तरह क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं हमारे पास, जो कि मियोसिस की बात करें। सो मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज अ रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज रिडक्शनल मतलब होता है हाफ हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये खाली किस में देखने मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में। ठीक है, हैप्लॉइड को और कैसे हाफ करोगे, 23 को और कैसे हाफ कर दोगे, तो ये समझ में आ रहा है आपको, 12.5 ऐसा तो कोई क्रोमोसोम होता नहीं टूटा फूटा, तो इसलिए बोला गया जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम, डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जैसे कि 46 क्रोमोसोम वाले या कोई अदर जिनके अंदर 2n कंडीशंस होते हैं, तो ये सीधा रिडक्शनल डिवीजन से कितना शो करते हैं, 23 क्रोमोसोम, जो कि आपको बेसिक सा पता है कि इसके अंदर क्या होता है, ये आपका जो स्पर्मेटोसाइट्स, जो आपका यहाँ पे जर्म सेल्स प्रोडक्शन होते हैं वो किसके मदद से होते हैं, आपके जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स होते हैं वहां से इनका प्रोडक्शन होता है, जहां पे पहले तो ये 46 क्रोमोसोम के होते हैं, बाद में इनका डिवीजन होकर कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है मियोसिस, और इट कैन ओनली बी सीन ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स ओनली। ठीक है, तो यहां तक आपका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सेल्स के ऊपर बात की गई। ठीक है, मैं आपको चाहिए तो अभी आपको ए माइटोसिस में थोड़ा समझा देता हूँ कि ए माइटोसिस होता क्या है, कि यहाँ पे आपके पास जो सेल्स है, एक सेल है, बॉडी सेल है, ठीक है, कोई तो पेरेंट बॉडी है, और यहाँ पे इनका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इनका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस धीरे धीरे इसमें क्या होने लगता है, एलोंगेट होने लगता है, मतलब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस धीरे धीरे ऐसा थोड़ा एलोंगेट हो रहा है, थोड़ा और बड़ा होते जा रहा है न्यूक्लियस का साइज। ठीक है, उसके बाद जब ये एलोंगेट होते रहता है ना, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अनइक्वल डिवीजन होता है, मतलब क्या है कि ये दोनों साइड से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर आना चालू होता है बीच में। ठीक है, एकदम बीच में नहीं, थोड़ा अनइक्वल पार्ट में, जिसके वजह से ये डीपेन होते जाता है, ये प्रेशर इतना डीप लगते जाता है कि जिसकी वजह से कैसा हो जाएगा, ये सेल बाद में, ये आपका बेसिक सेल है, पेरेंट बॉडी का सेल है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये आपको इस तरीके देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में इतना प्रेशर लगा कि ये पार्ट कैसा हो गया, डीप हो गया, थोड़ा प्रेशराइज हो गया।
बाद में धीरे धीरे और ये डीप होते होते क्या हो जाएगा, ये 2 न्यूक्लियस टोटली डिवाइड हो जाएंगे। और यहाँ पे जो न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड होता है ये कभी भी कैसा होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू इज दिस अनइक्वल, कि यहाँ पे न्यूक्लियर का अनइक्वल डिवीजन होता है। बाद में यही जो साइटोप्लाज्म होगा इस पेरेंट बॉडी का, ये भी यहीं से 20 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 20 से डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी हो जाएगा, ठीक है, और अनइक्वल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई भी हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर डिवीजन होता है, ये इनसे बना, इसको हम बोलते हैं एमाइटोसिस। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, इट इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का बहुत सिंपलेस्ट मोड है, कुछ ज्यादा इसके अंदर प्रिपरेशन वगैरह करने की जरूरत ही नहीं लगती, ठीक है। बस क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस धीरे धीरे साइज में एलोंगेट होता है, एलोंगेट होने के बाद इसके अनइक्वल पार्ट पे थोड़ा प्रेशर आता है, वो प्रेशर डीप होते होते क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियस होता है वो अनइक्वल तरीके से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब इसके अनइक्वल तरीके से डिवाइड होने के से क्या होगा, बाद में ये जो पेरेंट बॉडी सेल होती है ये भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे अमीबा पैरामीशियम वगैरह में इसी तरीके से सेल डिवीजन देखने मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनइक्वल तरीके से आपको पूरा एक डॉटर न्यूक्लियाई मिल जाता है विद डॉटर सेल्स के साथ, ठीक है। तो यही चीज बोला गया, सबसे पहले आपको क्या मिला, अनइक्वल, यहाँ पे आपको मिले अनइक्वल डॉटर न्यूक्लियाई मिलते हैं। देन आपको क्या मिलता है, देन अगर ऐसी साइटोप्लाज्म में कंटिन्यू में डिवाइड हो गया तब मिलेगा आपको अनइक्वल डॉटर सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एमाइटोसिस तरीका का क्या होता है, डिविजन्स होता है। और बेसिक यहाँ पे आपका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है। ओके, सो होप सो आपको समझ में आया रहेगा ये वीडियो। सो अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिक माइटोसिस कैसा होता है और मियोसिस कैसा होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर महाराष्ट्र पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। सो होप सो आपको समझ में आ गया रहेगा। थैंक यू सो मच, और इसी तरह हमारे साथ बने रहे।